कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में, जहाँ एक अनजान उड़ने वाली चीज धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद वो सीधा जॉश नाम के एक लड़के के बेडरूम की खिड़की की तरफ आई, जहाँ जॉश अपने टेलीस्कोप से आसमान को देख रहा था। अचानक से उस चीज को देखकर जॉश घबरा गया, लेकिन वक्त रहते साइड हटकर उसने खुद को बचा लिया। फिर वो चीज कमरे में इधर उधर टकराती हुई सीधा उसके एक्वेरियम में जा गिरी। टकराने की आवाज सुनते ही उसकी माँ जीना वहाँ पर आ गई और जॉश ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया और उसे सोने को कह दिया क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। खैर, अपनी माँ के जाने के बाद जॉश दोबारा से उस अनजान चीज के पास गया और तब एक और अजीबोगरीब बात हुई। वो रहस्यमयी चीज धीरे धीरे एक्वेरियम का सारा पानी अपनी तरफ खींचने लगी, जैसे उसमें छोटा सा बवंडर बन रहा हो। अब इस बात को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और फिर एक दिन अचानक से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आसमान से एक बड़ा सा गोला आकर गिरा। लेकिन ये कोई मीटियोर नहीं था, बल्कि ये तो एक इंसान है जिसने सफेद सूट और टाई पहने हुए थे। वो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन असल में एक बड़ा अजीब सा जीव था जो अपने शरीर और कपड़ों को एडवांस टेक्निक से ठीक कर सकता था। साथ ही उसकी सारी मूवमेंट भी बिल्कुल रोबोटिक सी लगती थी। खैर, अब धरती पर आने के कुछ ही मिनटों बाद वो एक बोट के पास गया, जहाँ उसका पहली बार इंसानों से सामना हुआ। एक औरत उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराई, लेकिन वो वापस इतने अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुराने लगा कि सब कुछ बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में सार्जेंट ने अपने 2 ऑफिसर्स स्टीवी और ड्यूई को उस फायर बॉल की जांच के लिए भेजा, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चीज अब न्यूयॉर्क में घूम रही है। वो जीव धीरे धीरे इंसानों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो लोगों की हरकतें कॉपी करता, उनके हाव भाव देखता। वो ऐसे ही एक परिवार की तस्वीर के बीच में जाकर खड़ा हो गया और फिर सोप बबल्स बनाने वाली गुड़िया के साथ खेलने लगा। लेकिन फिर उससे एक गलती हो गई। सड़क पार करते वक्त वो ये नहीं जानता था कि सिग्नल रुकने के लिए था और तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो दूर जा गिरा। मगर यहाँ एक इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी चलाने वाली जीना ही थी। वो तुरंत भागकर उसकी मदद करने आई, लेकिन उसके पैर टूट चुके थे। मगर वो बिना किसी दिक्कत के खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। और यहीं सच सामने आया। वो आदमी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था। उसे बहुत छोटे छोटे एलियन कंट्रोल कर रहे थे, जो दिखने में इंसानों जैसे ही थे, बस साइज में काफी ज्यादा छोटे थे। साथ ही उनके नाम उनकी यूनिफॉर्म्स के नंबर्स पर थे। उन सब का लीडर था उनका कैप्टन, जिसने इस शिप को अपनी ही शक्ल पर डिजाइन किया था। अब कैप्टन ने तुरंत डैमेज चेक किया और अपनी टीम को मरम्मत करने को कहा। फिर उसने सबको उनका मेन मिशन याद दिलाया, जो था धरती पर गिरे हुए उस ऑर्ब को वापस ले जाना। असल में उनके प्लेनेट, जिसका नाम नील है, उनके लिए समुद्र का नमक ही मेन एनर्जी का सोर्स था। खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जहाँ वो छुपे थे वही गली जॉश के घर के बिल्कुल पास थी। अभी तक वो ऑर्ब जॉश के पास ही था। जब जॉश स्कूल के लिए निकलने वाला था, तभी उसने खिड़की से उस अजीब आदमी को गली में खड़ा देखा। इस बारे में उसने तुरंत अपनी माँ को बताया। दोनों जल्दी से वहाँ गए और जीना ने उसे पहचान लिया। ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। वो फिर से उससे माफी मांगने लगी, लेकिन अंदर बैठे एलियंस के लिए ये पल काफी घबराहट भरा था, क्योंकि पहली बार उनकी किसी इंसान से बात हो रही थी। आखिरकार कैप्टन ने शिप का स्पीकर ऑन करके जीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि जीना और जॉश दोनों के कानों में दर्द होने लगा। खैर, जल्दी ही क्रू ने इस दिक्कत को ठीक कर लिया और कैप्टन ने कहा कि मुझे आपकी माफी स्वीकार है। लेकिन जीना ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप एक बार घर पे आइए, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो जीना ने उसे पानी का ग्लास दिया और उसका नाम पूछा। अब क्योंकि कैप्टन के पास कोई खास जवाब तैयार नहीं था, तो उसने नंबर 3 से पूछा कि जहाँ पर हम उतरे हैं, इस जगह पर सबसे आम नाम कौन सा है। जिसके बाद उसने अपना नाम डेव बताया। फिर दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक एक कबर्ड में डेव को जॉश की एक तस्वीर दिखी, जिसमें उसके हाथ में वही ऑर्ब था। अब उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसने जीना से अलविदा कहा और सीधा लड़के को ढूंढने निकल पड़ा। मगर स्कूल जाते वक्त डेव का कोट पैंट लोगों का काफी ध्यान खींच रहा था। ये सब देखकर कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि हमें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। फिर क्रू उसे एक कपड़ों की दुकान पर ले गया। वहाँ एक शर्ट चुनने के बाद टीम ने डेव को वो पहनाने की कोशिश की, लेकिन शिप के कंट्रोल अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ ही पलों में डेव कपड़ों में बुरी तरह से फंस गया। वो खुद को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उल्टा और ज्यादा उलझ गया और इसी चक्कर में दुकान की चीजें गिराने लगा। खैर, फिर एक क्लर्क ने आकर उसकी मदद की और उसके लिए आरामदायक कपड़े निकाल दिए, लेकिन अभी उसने पैसे नहीं दिए थे। तब डेव ने अपने स्कैनर से पैसों का डिजाइन कॉपी किया और जैसे ही वो फिटिंग रूम में गया, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना दी। हाँ, ये बात अलग है कि वो काफी अजीब सी जगह से गिर रही थी। खैर, अब नॉर्मल कपड़ों में क्रू फिर से जॉश को ढूंढने निकल पड़ा। उधर स्कूल में जॉश ऑर्ब के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी क्लास का एक बदमाश बच्चा जबरदस्ती उससे वो चीज छीन कर ले गया। कुछ देर बाद डेव स्कूल पहुंचा और वो सीधा जॉश की क्लास में गया। दोनों ने बात की और जॉश ने बताया कि ऑर्ब तो वो लड़का ले गया मुझसे, लेकिन वो अब जा चुका है। फिर दोनों ने मिलकर उसे ढूंढने का फैसला किया और उस दुकान पर गए जहाँ वो अक्सर जाता था, लेकिन वहाँ भी वो लड़का नहीं मिला। तभी अचानक से 2 हथियारबंद चोर वहाँ आ गए और सबको धमका कर पैसे मांगने लगे। उन्होंने सबको जमीन पर लेटने को कहा और चेतावनी दी कि कोई
कोई चालाकी मत दिखाना। सब लोग डर कर उनकी बात मान गए सिवाय डेव के, जिसे अभी धमकी की भाषा पता नहीं थी और वो सीधा उन लोगों को देखता रहा। तभी चोर ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन ये देखकर नंबर 2 बहुत गुस्से में आ गया। उसने कैप्टन से कहा कि इन्हें तो सबक सिखाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चोर ने डेव को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन डेव ने आसानी से उसका हाथ रोक लिया और चोर को पकड़कर सॉफ्ट ड्रिंक के ढेर पर फेंक दिया। वहीं दूसरा चोर तुरंत उसके सामने रिवॉल्वर तान कर खड़ा हो गया, लेकिन डेव ने सिर्फ अपनी उंगलियों के जोर से बंदूक की बैरल तोड़ डाली और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर चोर घबरा कर वहाँ से भाग गया कि ये पता नहीं शक्तिमान का भाई कहाँ से आ गया। इधर जॉश अपने नए दोस्त की पावर देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने कहा कि तुम मम्मी को जानते ही हो, जब तक ऑब वापस नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रह सकते हो। नंबर 2 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर कैप्टन ने समझाया कि ऑब ढूंढने के लिए हमें गाइड की जरूरत है, इसलिए वो जॉश के घर चल पड़े। इसके बाद जब जॉश ने डेव को एक हाथ से वीडियो गेम खेलते देखा तो वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि भाई अमेजिंग आदमी है तू तो। इसके कुछ ही देर बाद जीना घर वापस लौट आई और जॉश ने उसे सब कुछ बताया। तब जीना ने डेव का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी और फिर उसे डिनर के लिए बुलाया। वहीं दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पुलिस ऑफिसर्स ड्यूई और स्टीवी उस जगह की जांच कर रहे थे जहां वो आग का गोला गिरा था। सफाई करने के बाद जब उन्होंने प्लास्टर की मदद से उसका निशान बनाया तो ड्यूई ये देखकर हैरान रह गया कि गिरने वाली चीज की बनावट बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसी है। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि ये चेहरा डेव का है, जो इस वक्त कहीं दूर जीना और जॉश के साथ डिनर कर रहा था। खाना खाने के बाद डेव की नजर दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। कैप्टन ने पूछा कि ये क्या है, तो जीना ने बताया कि ये दिल की तस्वीर है जो इंसानों के सबसे खास एहसास यानी प्यार को दिखाती है। ये बात क्रू के लिए समझना आसान नहीं था, लेकिन जीना ने कहा कि एक दिन डेव खुद इसे महसूस करेगा। उनके बीच काफी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन फिर डेव ने आराम करने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक बेघर आदमी से हुई जिसने अपना इकलौता कंबल उसे दे दिया। उसके इस दया भाव ने हमारे छोटे एलियंस के दिल को छू लिया और अब डेव वहीं पर उस आदमी के पास लेट गया। इसके बाद हमारी शिप यानी कि डेव स्लीप मोड पर चला गया और बाकी क्रू भी सो गया, लेकिन कैप्टन और नंबर 3 अब भी इंसानों के बारे में जानने को उत्सुक थे। वो दोनों कॉकपिट में मिले जहाँ नंबर 3 ने बताया कि उसे एक ऐसी चीज मिली जो इंसान बहुत पसंद करते हैं। वो थी एक पुरानी क्रिसमस फिल्म जिसका नाम था इट्स अ वंडरफुल लाइफ। फिर दोनों ने मिलकर ये फिल्म देखी और उसे देखकर वो इतने इमोशनल हो गए कि एक बार को तो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और दोबारा अपने मिशन पर ध्यान देने का फैसला किया। फिर अगली सुबह दोनों पुलिस वाले स्टेशन वापस आए और अपनी खोज के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा कि शायद कोई इंसान जैसा एलियन भी उस फायरबॉल के साथ गिरा है, लेकिन सार्जेंट ने कहा कि कोई ऐसे कैसे बच सकता है, तू पागल वागल है क्या, चलो जाओ किसी और केस पे ध्यान दो। मगर ड्यूई ने हार नहीं मानी। उसने उस एलियन का स्केच अखबार में छपवा दिया ताकि लोग उसे ढूंढने में मदद कर पाएं। वहीं दूसरी ओर डेव जागा तो कैप्टन को पता चला कि शिप के पास सिर्फ 12 घंटे की एनर्जी बची है। अब उसने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि ऑब को ढूंढना सबसे जरूरी है, वरना वो अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसी बीच जीना और जॉश ने अपने नए दोस्त से कहा कि आज हम तुम्हें थोड़ा घुमा कर लाते हैं। इस बात के लिए कैप्टन ने हामी भर दी। इसके बाद सब मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क गए जहां डेव ने हॉट डॉग खाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लिया। अपने रोबोटिक शरीर की वजह से वो बहुत तेजी से हॉट डॉग खा रहा था। आखिरकार कंपटीशन जीतने के बाद उसे एक टेडी मिला। तब नंबर 3 के कहने पर कैप्टन ने डेव से वो जीना को गिफ्ट दिलवा दिया, जिससे वो काफी खुश हुई। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन तभी उस बदमाश लड़के ने जॉश को वहाँ ढूंढ लिया और उसे फिर से परेशान करने लगा। जॉश ने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा कि वो ऑब मुझे वापस चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया और जॉश के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मगर तभी डेव वहाँ पर आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया। इस दौरान उस लड़के की पॉकेट से ऑब गिरा और आखिरकार डेव ने उसे वापस हासिल कर लिया। इसके बाद उसने लड़के को नीचे उतार दिया और चेतावनी दी कि दोबारा जॉश को तंग मत करना। आखिरकार प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और अब डेव अपने मिशन पर वापस जा सकता था, लेकिन तभी जीना और जॉश ने उसे पार्क में ही रुकने को कहा। हालांकि नंबर 2 बार बार कह रहा था कि काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने कहा कि इंसानों को जानने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद वो तीनों एक गेम स्टॉल पर गए जहाँ बेसबॉल से बॉटल्स गिरानी थी। पहली बार डेव ने जब धीरे से फेंकी तो बॉल चूक गई, लेकिन कैप्टन जीतने के लिए जुनून में इतना डूब गया कि उसने दोबारा बॉल फेंकी तो पूरा जोर लगा दिया, मगर ये उल्टी पड़ गई। बॉल निशाने पर तो लगी, लेकिन नेट फाड़ के आगे ही चली गई और जब टकरा कर वापस आई तो सीधा डेव के माथे पर ही लगी। इस जोरदार झटके से अचानक से शिप बंद पड़ गई और अंदर कॉकपिट में क्रू का बैलेंस भी बिगड़ गया। इसके बाद डेव की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली, जहाँ पर जब डॉक्टर्स को हार्ट बीट फील नहीं हुई तो उन्होंने करंट देकर हार्ट को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद इन इलेक्ट्रिक झटकों से न कि सिर्फ शिप दोबारा से एक्टिवेट हो गई, बल्कि पूरी एनर्जी भी चार्ज हो गई। डेव को ठीक देखकर जीना और जॉश ने चैन की सांस ली और आखिरकार तीनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। लेकिन जाने से पहले कैप्टन के कहने पर डेव ने माँ और बेटे को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया, मगर ये बात नंबर 2 को पसंद नहीं आई। उसने कैप्टन से कहा कि आप पागल हो गए हो क्या, इंसानों के इतना करीब जाने की क्या जरूरत है। ये सुनते ही कैप्टन काफी गुस्सा हो गया और उसने कहा कि नंबर 2 कॉकपिट छोड़कर चले जाओ। इस बहस के बाद कैप्टन ने दोबारा जीना से बात
की और इस बार डिनर के लिए उसने एक क्यूबन रेस्टोरेंट चुना। लेकिन इसी दौरान हॉस्पिटल की एक नर्स ने उनकी बात सुन ली और डेव का चेहरा देखकर उसे ड्यूई के पब्लिश किए हुए स्केच की याद आ गई। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके बताया कि उनका टारगेट मिल गया है। वहीं बाद में डेव, जीना और जॉश रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा रहे थे और अंदर क्रू को भी सब में मजा ही आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जीना डेव को डांस फ्लोर पर ले गई। तब कैप्टन ने शिप को कंट्रोल करते हुए डांस करने की कोशिश की, लेकिन वो डांस में बहुत कच्चा था। तभी नंबर 4 ने सामने आकर सबको दिखाया कि डांस किया कैसे जाता है। इस तरह माहौल फिर से मजेदार हो गया। लेकिन नंबर 2 को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तब उसने चुपके से क्रू के कुछ मेंबर्स को साथ मिलाकर कैप्टन के खिलाफ बगावत की प्लानिंग शुरू कर दी। मानो इतना काफी नहीं था कि तभी ड्यूई और स्टीवी रेस्टोरेंट में पहुंच गए और डेव को गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों उसे इंटेरोगेशन रूम में ले गए ताकि पता लगा सकें कि वो असल में है क्या। उधर शिप के अंदर नंबर 2 और उसके ग्रुप ने कॉकपिट में पहुंचकर ऐलान किया कि अब वो इस मिशन को कंट्रोल करेंगे। जब कैप्टन ने इस बगावत को रोकने की कोशिश की तो नंबर 2 ने उसे दबा दिया और खुद को जहाज का नया कैप्टन घोषित कर दिया। उनके पास हथियार थे तो कोई कुछ कर नहीं पाया। अब अंदर क्रू के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। बाहर स्टीवी डेव के जवाब का इंतजार करते करते थक गया था। उसने ड्यूई को बाहर बात करने के लिए बुलाया और फिर दोनों ये सोचने लगे कि डेव के साथ क्या किया जाए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अंदर जो टीम कमांड में थी अब वो बदल चुकी है। नए कैप्टन ने ऐलान किया कि अब एलियंस और इंसानों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कैप्टन के रोल में उसने अपना पहला ऑर्डर दिया कि डेव को यहाँ से बाहर निकालो। फिर उसने क्रू को डेव की उंगली में लगी हुई प्रोटोन गन को एक्टिवेट करने को कहा। ये सुनते ही तुरंत ही शिप ने दीवार की तरफ निशाना साधकर एक जबरदस्त एनर्जी वेव फायर की। इस अचानक हुए हमले से पुलिस वाले बुरी तरह घबरा गए और बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन डेव ने अपने सफेद सूट में लगी हुई हीट शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसने आसानी से सारे हमले रोक लिए। मगर पुलिस के साथ टकराव ने शिप के अंदर क्रू में अफरा तफरी मचा दी थी, खास करके नंबर 17 जो घबरा कर डेव के कान से बाहर कूद गया और सीधा एक कॉफी के कप में जा गिरा। उधर टकराव जारी रहा। पुलिस ने लगातार फायरिंग की, लेकिन शिप की प्रोटेक्टिव शील्ड के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। खैर अब डेव फायर एग्जिट की तरफ बढ़ा, बिना जीना और जॉश से मिले। लेकिन अब नंबर 2 के कंट्रोल में उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से बाहर निकलने के लिए दोबारा हमला कर दिया। मगर बाहर जाते ही और भी पुलिस गाड़ियों ने उसे घेर लिया। डेव ने उनमें से एक पर फायर किया। इस धमाके से गाड़ी उछल गई और एक पुलिस वाले पर गिरते गिरते बची। ये देखकर नंबर 2 को काफी मजा आया। उसे लग रहा था कि इंसानों को हराना तो बहुत आसान है, लेकिन अब बैटरी थोड़ी कम बची है, इसीलिए उसने नंबर 3 से कहा कि मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ले चलो। मगर नंबर 3 तो कॉकपिट छोड़कर कैप्टन के पास पहुंच गई थी। वहाँ उसने पहरा दे रहे गार्ड को बेहोश किया और जल्द ही कैप्टन को आजाद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर शिप को रोकने का प्लान बनाया ताकि कोई बड़ी तबाही न हो। लेकिन थोड़ी ही देर में और गार्ड्स आ गए और दोनों को पकड़कर कैबिन में ले गए। उसी पल नंबर 2 ने उन्हें देखते ही फैसला किया कि इन्हें शिप से बाहर फेंक दो। उसकी एक कमांड के साथ ही दोनों को डेव की नाक के जरिए बाहर फेंक दिया गया। अब बाहर निकलते ही उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई। छोटे होने की वजह से वो इस जायंट्स की दुनिया में एकदम लाचार महसूस कर रहे थे खुद को। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उनके पास आ गिरी और दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगे कि कुचले जाएंगे। वो एक लैंप पोस्ट की तरफ दौड़े, लेकिन एक कुत्ते ने उन्हें सूंघ लिया। मजबूरी में फिर से दोनों को भागना पड़ा। लेकिन इस दौरान एक आदमी के ब्लोअर ने उन्हें इतनी जोर से उड़ा दिया कि दोनों अलग अलग जगह पर जा गिरे। एक तरफ कैप्टन फुटपाथ पर जा गिरा, लेकिन दूसरी तरफ नंबर 3 सड़क के बीचों बीच गिर गई थी। उसका पैर एक च्युइंगम में अटक गया था। अब कैप्टन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार टैक्सी उनकी तरफ आती दिखाई दी। बचने का कोई वक्त नहीं था, इसीलिए दोनों जमीन पर झुककर लेट गए। किस्मत से वो टायर के छोटे से गैप से भी छोटे थे और किसी तरह उनकी जान बच गई। इसके बाद दोनों ने डेव को ढूंढा और उसे सड़क पर चलते हुए देख लिया। उस तक पहुंचने के लिए कैप्टन ने एक प्लास्टिक की थैली को पकड़ लिया और हवा के सहारे दोनों उसकी तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वो डेव के करीब पहुंचने वाले थे, तभी अचानक एक बस उस प्लास्टिक बैग से टकरा गई और दोनों उसकी विंडशील्ड पर चिपक गए। किस्मत से वो वाइपर के झटके से उछलकर सीधा डेव के जूते पर जा गिरे और फिर जल्दी जल्दी पैर से ऊपर चढ़ने लगे। अंदर नए कैप्टन नंबर 2 ने स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर दिया, लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा कम रह गई थी। तब उसने डेव की ताकत का इस्तेमाल करके चलती सड़क पर एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ले चलो मुझे। उधर पुलिस स्टेशन में स्टीवी ने बैकअप बुलाया, जबकि ड्यूई ने कॉफी कप उठाकर उसमें नंबर 17 को देखा। उसमें से छोटे से एलियन ने उसे सारी कहानी सच सच बता दी और अंत में पुलिस वाले ने उनकी मदद करने का फैसला किया। मगर इधर जीना, जॉश और मार्क भी डेव को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि जॉश को डर था कि उसका दोस्त मुश्किल में है। फिर आखिरकार डेव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच गया था। ये वही जगह थी जहाँ से उसने धरती पर एंट्री ली थी। फिर नंबर 2 के कंट्रोल में आकर उसने ऑब को समुद्र के बीच में फेंकने का प्लान बनाया ताकि पानी से सारा नमक इकट्ठा किया जा सके। इस पर क्रू के बाकी मेंबर्स ने कहा कि ऐसा होने से प्लैनेट का बैलेंस बिगड़ सकता है, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन नंबर 2 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान जिए या मरे। उसने सीधा ऑर्डर दिया कि ऑब को खुले समुद्र में फेंक दिया जाए। मगर खुशकिस्मती से कैप्टन और नंबर 3 समय रहते इंजन रूम में पहुंच गए और उन्होंने तुरंत डेव की सेकेंडरी कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर दिया। इसके चलते शिप के पहले हाथ को दूसरे ने पकड़ लिया और उन्होंने अभी के लिए ऑब को फेंकने से रोक लिया। लेकिन नंबर 2 ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने भी कंट्रोल्स से लड़ना शुरू कर दिया। इस झटके के बीच में शिप का कंट्रोल बिगड़ गया और ऑब डेव के हाथ
से छूटकर सीधा समुद्र में जा गिरा। कुछ ही पलों में अपनी जबरदस्त ताकत से ऑर्ब ने एक बड़ा सा बवंडर बना दिया। अब धरती का अंत करीब लग रहा था, लेकिन कैप्टन तुरंत कॉकपिट में लौट कर आया और नंबर 2 को बाहर निकलने का हुक्म दिया। नंबर 2 ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्रू ने असली कैप्टन का साथ दिया और उसे पकड़कर शिप के पिछले हिस्से में बंद कर दिया। अब कैप्टन ने दोबारा कंट्रोल संभाला, लेकिन ऑर्ब अब भी समुद्र के पानी को खींच रहा था। आखिरकार अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डेव की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑर्ब को वापस खींचा जाए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इस मुश्किल फैसले के सामने कैप्टन और पूरे क्रू ने धरती को बचाने का चुनाव किया। इसके बाद बची हुई सारी एनर्जी डेव की बाईं बाजू में डाइवर्ट कर दी गई, जिसके जरिए उसने एक बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट की, जिसने ऑर्ब को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद डेव ने तुरंत उसे स्पेस में फेंक दिया और आखिरकार इस तरह धरती की तबाही बच गई। फिर थोड़ी देर बाद जीना, जॉश और मार्क वहाँ पहुँच गए, जहाँ पर डेव बिल्कुल बेहोशी की हालत में खड़ा था। उसी समय ड्यूई, नंबर 17 और स्टीवी भी वहाँ आ गए और स्टीवी ने अपनी बंदूक डेव पर तान दी। मगर डेव के पास अब शील्ड एक्टिवेट करने की पावर नहीं थी, इसीलिए सिर्फ एक भी गोली पूरी शिप और क्रू के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे ही जॉश को इसका एहसास हुआ, वो तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आ गई और अचानक उसने पुलिस वाले का टेजर लेकर डेव पर इस्तेमाल कर दिया। इस जबरदस्त बिजली के झटके की वजह से शिप की सारी एनर्जी वापस आ गई। इसी के साथ पूरा क्रू खुशी से झूम उठा और कैप्टन ऊपर वाले हैच यानी कि डेव के मुंह से बाहर निकला। पहली बार उसने पृथ्वी के लोगों का सामना किया। फिर उसने सबको बताया कि वो कौन है और धरती पर क्यों आए थे। सब कुछ क्लियर होने के बाद कैप्टन ने जॉश की हिम्मत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और जीना का भी, जिसने उसे प्यार का मतलब समझाया, जो उसे नंबर 3 के साथ महसूस होता है। आखिरकार अब वो सभी अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले नंबर 17 डेव की पॉकेट से बाहर आया और उसे भी वापस शिप में ले जाने को कहा। टीम पूरी होते ही डेव के थ्रस्टर एक्टिवेट हो गए और वो स्पेस की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उड़ने से पहले ही अचानक से FBI वहाँ पहुँच गई और शिप को एक जाल में बंद कर दिया। फिर कुछ ही सेकंडों में कई एजेंट वहाँ आ गए उसे पकड़ने के लिए, लेकिन क्रू ने डेव के पैर में लगे हुए एस्केप पॉड्स का इस्तेमाल करके निकलने का प्लान बना लिया। उसी पल डेव का पैर एक रॉकेट में बदल गया और सीधा अपने प्लेनेट की तरफ निकल चला। नीचे जीना और जॉश अपने दोस्तों को घर वापस जाते हुए देखकर खुशी के साथ उन्हें अलविदा कह रहे थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे।